तो आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे अच्छी तरीके से। साथ में इसका PDF भी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। अगर आपके पास धैर्य है, रुकने का क्षमता है, तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो यहीं से कट करके आप जा सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो ही आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो कट कर दीजिए। क्या कहीं से छोड़ के जाने का क्या मतलब है। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है। और इसमें पूरा वीडियो इसका मैथ का ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म कर देंगे, वास्तविक संख्या का। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ पर हल। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, √3 है √3 है एक, क्या है √3? तो √3 क्या है? देखिए हम लोग ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका रूट से बाहर जो संख्या नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब अगला प्रश्न। अब देखिए अगर आप लोग ने वास्तविक संख्या चैप्टर अच्छा तरीके से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है पूरा। अभी तक हम लोग ने 4.2 तक का सारा प्रश्न को कवर करके हल कर दिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को पहले अब वहाँ तक पहुँचेंगे, ऑब्जेक्टिव को लेकर फिर आगे एक चैप्टर को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2, 10 और 20 के लॉस और मोसो का अनुपात है। तो इसका अनुपात क्या है, यही हमको पता करना है। तो देखिए ये लॉसो और मोसो आप लोग ने बहुत दिन से पढ़ा होगा, 3-4 महीना बीत गया है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 ही होगा, और 10 का क्या होगा? तो चलिए 10 का होता है 2 × 5, ये आप साइड में करके देख सकते हैं, इतना तो हालांकि आपको पता ही होगा। और 20 का क्या होता है, तो 2 के पावर 2 और गुना में 5, इसका साइड में आप लोग करके यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए एक बार कर देते हैं। तो 20 का 2 से करेंगे 10, फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5, और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 के घात 2 हो गया, 2 के पावर 2 और गुना में 5, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब इसका सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे, और उसके बाद इसका अनुपात में इसको लिख लेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तीनों में देखना है, तीनों में क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, पहले 2 को लिख लेंगे, और उसके बाद सबसे कम पावर वाला को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे कम पावर किसका है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका देखिए इसका 2 है, और इसका 1 है, और इसका भी 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा कंप्लीट, इसका HCF 2 ही हो जाएगा। चलिए अब LCM पहले निकाल लेते हैं, LCM, ठीक है। तो देखिए LCM क्या हो जाएगा, पहले जो मिल रहा है तीनों में उसको लिख लेना है, और LCM में अधिकतम घात वाला को लिखना है। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो चलिए अधिकतम घात 2। और उसके बाद यहाँ देखिए ये दोनों 5 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 को लिख लेंगे, 1 5 को। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, पहले इसको गुना करके लिख लेते हैं LCM को। LCM क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर LCM, चलिए LCM हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले क्या बोल रहा है, लॉसो या मोसो। लॉसो का मतलब LCM और मोसो का मतलब HCF। तो पहले लॉसो अनुपात मोसो में बोल रहा है, तो पहले लॉसो को लिखेंगे। तो लॉसो कितना है, 20 है, और अनुपात मोसो कितना है, 2 है। अब इसको काट लेंगे, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो आप चाहे तो बट्टा मिलाकर काट सकते हैं या डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10:1। फाइनल हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देख लीजिए ढूंढकर कहाँ मिलता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। तो देखिए 2 लगातार संख्या, लगातार का मतलब क्या होता है, ये जो उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, इसी तरीके से लगातार
आता जाएगा। तो देखिए इसका मौसम क्या होगा, तो चलिए मान लेते हैं आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, या फिर 3 4 को, या फिर 5 6 को, या 4 5 को, किसी को भी। तो चलिए 4 5 को लेकर हम बता देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बड़ा वाला संख्या को बीच में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो 5 को बीच में लिखेंगे और इसको एक बार में लग जाएगा, तो 4। अब यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये जो है 4 ये आ जाएगा यहाँ पर 4। आप देखिए जिस तरीके से महत्तम समापवर्तक आपने सीखा होगा उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, वही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कितना 4 बार में कट जाएगा, तो 4 ये 0 आ गया हमारा। तो आप देखिए जिससे कटता है वही इसका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक यानी मौसो होता है। तो 1 से कटा, तो देखिए आप किसी भी लगातार संख्या का मौसो निकालिएगा तो वो हमेशा 1 ही होगा। आप चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या को निकाल कर, तो हमारा फाइनल आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए तो अगला वही प्रश्न है, 6 8 और 22 का लौसा और मौसो का अनुपात क्या होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है। चलिए तो फिलहाल हम इसका करेंगे आप 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 3। 8 का क्या होगा, तो 8 का 2 के घात 3, और 22 का क्या होगा, तो 22 का हो जाएगा 2 गुना 11। इसका अगर आपको दिक्कत हो रहा है ऐसे करने में तो आप साइड में कहीं पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखना है इन तीनों में क्या मिल रहा है, क्या कॉमन है। इसमें क्या तीनों में 2 कॉमन है, तो हम पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, पहले तो 2 को लिख लेना है, और कम घात वाला इसके घात 1 है और इसका भी 1 है, तो इसका मतलब घात कम क्या है 1 ही है, तो इसका 1 ही रह जाएगा। अब LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, पहले तो जो तीनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे, अधिकतम घात कितना है 3 है, तो 3, और उसके बाद गुना ये 3 है तो 3 को लिख लेंगे, और गुना 11 है तो 11 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सभी को गुना करेंगे तो ये देखिए 2 के घात 3 का मतलब 8, 8 को 3 से करेंगे 24, और 24 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100। पहले LCM बराबर आ जाएगा 164 आ जाएगा 164। अब हमारे पास HCF और LCM निकल गया है दोनों, तब यहाँ पर हम कर लेंगे पहले लोसो। यहाँ पर उल्टा लिखा होता है मौसो और लोसो का अनुपात, तो पहले मौसो का मान यहाँ पर लिखते हैं, यही उल्टा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो यही नहीं करना है। तो लोसो का मान कितना है 164 है, अनुपात 2। अब इसको फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 132 अनुपात 1। अब ढूंढ लीजिए, यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही हमारा आंसर, तो ये ए में ही मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल खुद से कटे। आप बोलिएगा फिर 1 से तो भी कटता है, 1 से तो सभी कटता है, 1 को तो आप गिनती में लीजिए ही मत, क्योंकि 1 से तो सभी कट जाता है। तो जिसका कोई दूसरा गुणनखंड ना हो वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो 15 का क्या होता है 3 गुना 5 होता है, तो ये तो 15 तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये 23 का देखिए 23 का दूसरा कोई है, आप कहिएगा 1 तो है, तो 1 तो सभी में है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 23। इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है जो स्वयं से या फिर 1 से कटे, ये कह सकते हैं आप। तो फिर हमारा यही भी आंसर फिर भी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है वह भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए सबसे पहले चेक करना है 2 से लगता है या फिर नहीं। तो 2 से लगता है, जब भी यहाँ पर सम संख्या यानी कि सम संख्या 2 4 8 रहे तो ही ये 2 से लगेगा, या फिर यहाँ पर 0 होना चाहिए लास्ट में तो ही वो 2 से लगेगा। तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया ये 2 से लगेगा नहीं। फिर आप चेक करना है 3 से। 3 से कैसे आप चेक कर सकते हैं, जितना भी संख्या दिया रहेगा उन सभी को जोड़ लेना है, और उसके बाद उसको देखना है वो 3 से कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, फिर 0 को जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 5 है तो ये 5 से फिक्स ही है कटेगा, या फिर 0 भी रहेगा तो भी वो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर 5 से हम लगा देंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अगर आपको ये काटने में दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे काटते हैं इसको। तो चलिए आप देखिए ये हमारा अभाज्य संख्या आ गया, ये जो है हमारा अभाज्य संख्या है, ये आप किसी से भी
नहीं कटेगा, ये खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो चलिए इसको एक बार इस तरीके से काट लेते हैं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, हो गया हमारा। तो कितना इसका अभाज्य गुणनखंड है, एक तो 5 है और एक 1001 है, कितना है कुल मिलाकर 2 ही है। इसका हमारा फाइनल आंसर ए हो जाएगा। आप बोलिएगा एक है, एक तो है नहीं, ये 2 बार में कटा, ये 2 है। चलिए ठीक है, इसका फाइनल आंसर ए हो जाएगा 2। अगला है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको क्या होगा, क्या मतलब है, हम तो करके देखेंगे भाई। चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर लीजिए, इसका पहले अब ये सम संख्या लास्ट में है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 4 दूना 8, बच गया 1, 1 पर 8, 16, 8 दूना 16, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पर 2 से, चलिए 2 से अब ये क्या होगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा तो ये 6 आ जाएगा, और फिर 2 से लगेगा तो ये 3, और फिर 3 से लगा देंगे, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 1 2 3 और 4, 4 को 2 है और 1 3 है, यानी 2 के पावर 4 गुना 3, ये ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो इधर देख लीजिए, 2 के पावर 4 गुना में 3 ढूंढ लीजिए। इसमें से किधर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारे पास। ये देखिए, सॉरी यहाँ पर गिनती में एक ये हो गया, एक यहाँ पर भी 2 होगा, सॉरी यही तो मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पर 2 के घात यानी 2 के पावर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3, हमारा फाइनल आंसर सी हो जाएगा। इसको आप भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर अगला प्रश्न सारा यहाँ पर देख सकते हैं, सारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं, परमेय संख्या पूछ रहा है। तो परमेय संख्या पहले तो इसको देखिए, इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, 2 माइनस √3, इसको कुछ भी नहीं कर सकते √3 का, ये तो यही रह जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 √3 और बट्टे का √3 है, इसको तो कुछ भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 जो कि हमारा क्या है, परमेय संख्या है। तो हमारा फाइनल आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, √6 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। 2 गुना 3 कर सकते हैं, इसमें तो जोड़ा किसी का लग नहीं रहा है कि हम किसी को बाहर भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा, ये भी 2020 में पूछा गया है, कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, अगर चाहे तो आप इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप चाहे तो शुरू से देख सकते हैं सारा कुछ। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, ये 4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, ये 2 होता है। और इनका क्या पूछ रहा है, इनका मौस, तो इनका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 4 और 2, तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। चलिए इस बार इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 और यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा, 4 0। अब ये क्या आ गया, जिससे कटा वही हमारा मौसा हो गया, कितना आ गया मौसा हमारा, 2 आ गया। तो फाइनल आंसर इसका बी हो जाएगा 2। चलिए तो अगला प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस क्या होगा। अब देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉस क्या होगा, इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जो ए और बी दिया गया है, इसको हमको लिखना है अभाज्य संख्या। हमेशा ही अभाज्य संख्या ए और बी का मान लेते हैं, ए का मान 2 जो कि अभाज्य संख्या है, और बी का मान लेते हैं क्या, 3 मान लेते हैं, दोनों क्या है अभाज्य संख्या। तो इसका लॉस क्या होगा, लॉस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है। इसका लॉस हम लोग किस तरीके से, इस तरह किसी भी तरीके से निकालेंगे। मान लेते हैं 6 का इस तरीके से निकालते हैं, 2 गुना 3, ठीक है। फिर 12 का किससे निकालेंगे, तो 12 का निकालेंगे क्या, 2 के पावर 2 और गुना 3, जो मिल गया क्या हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा, या एलसीएम में क्या हो जाएगा, इन सभी का जो मिल जाता है उसके बाद जो बच जाता है वही इसका। अच्छा एक तो आप लोग ने चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा, क्या मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर 19 17 और 23, ये वाला तो ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो इसका हम लोग किस तरीके से निकालते हैं मौसो,
तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, सॉरी मोसो नहीं, इसका लोसो। इन सभी का गुणनफल ही क्या होता है, इसका लोसो होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए और बी अभाज्य संख्या, यहाँ पर भी ये सभी अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल इसका गुना कर सकते हैं। तो जब भी ए और बी अभाज्य संख्या हो तो इन दोनों का गुना ही हो जाता है, 2 गुना 3 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा इन दोनों का गुना हो जाएगा ए इंटू बी, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लसो क्या होगा। आप देखिए, आप लोग ने पढ़ा होगा इसका सूत्र कई तरीके से होता है। एक तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, एक होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या, सबका मतलब एक ही होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ पर हम वही सूत्र को अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पर दो संख्याओं थोड़ा सा राइटिंग इस पर कम बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बोल दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं लीजिएगा। चलिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF और गुना में LCM, यही होता है। तो आप देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया गया है, 8670 दिया गया है, और बराबर HCF का मान 17 दिया गया है, तो यहाँ पर HCF बराबर 17, LCM का मान तो निकालना ही है, तो चलिए LCM। अब देखिए, यहाँ पर LCM के गुना में 17 है, ये इसके बटा में चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो 8670, ठीक है, और 17, अब बराबर LCM। तो हमको LCM का मान ही निकालने बोल रहा है, लस। तो चलिए, अब इसको काटेंगे, ये एक ही बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 × 5 = 85, एक बच गया, 17 × 17 0, 510 आ गया। कितना आ गया LCM का मान, 510, LCM बराबर 510। आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, ये हमारा डी आंसर है, इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला है, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर इन दो संख्या दिया गया है, इन दोनों का मौसो इतना दिया गया है, ये अनुमानित दिया गया, ये फाइनल नहीं है हमारा कि यही इसका मौसो होगा, क्योंकि इसमें m का मान दिया गया, m का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का फाइनल HCF निकालेंगे हम लोग। चलिए, तो इसका HCF निकालेंगे, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 13 × 5 = 65, यानी 5 और गुना में 13 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आप रफ में कर सकते हैं, और 17 है, 117, सॉरी, तो 117 का क्या आएगा, तो 117 का आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 117 का। चलिए, तो ये सबसे पहले 3 से कटता है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को 7 से जोड़ेंगे 9, यानी कि ये 3 से कटेगा, 9 3 से कटता है, ये 3 से कटेगा, तो 11, तो 9 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 39, फिर अब ये 13 तिहाई 39, यानी 3 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 13, फिर ये 13 से कट जाएगा। चलिए, तो ये आ गया 1। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और गुना क्या आ गया, 13 आ गया। चलिए, 13। अब देखिए, इसका HCF फाइनल क्या हो जाएगा, HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है दोनों में, तो हमारा HCF 13 निकल गया। तो अब इसमें LCM नहीं निकालना है, क्योंकि LCM का इसमें कहीं भी जिक्र किया ही नहीं गया है, तो हमारा इसका HCF 13 हो गया। अब देखिए, जब हम HCF इसका निकाल लिए हैं, तो आप देखिए जो दिया गया, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है हमारे पास, HCF किसका दिया गया है, तो 65,117 का दिया गया है, इसका दिया गया है। तो इसका मान 65 तथा 117 का कितना दिया गया है, 65m माइनस का 117, इसी का HCF तो ये दिया गया है, तो 65m माइनस का 117, ठीक है, ये दिया गया है। और 65 और 117 का HCF तो अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, 13, तो यहाँ पर 13 अब बराबर कितना आ जाएगा, 65m और माइनस का 117, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, माइनस में है, अगर इसको हम बराबर की इस साइड कर लेते हैं, ये प्लस में 117 आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर 13 और प्लस का 117, चलिए 117 बराबर 65m, ठीक है, 65
m। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 बच जाएगा और 1 1 2 2 1 3 1। चलिए ठीक है 65m। अब देखिए ये m के गुणाम क्या है 65 है, तो ये किधर आ जाएगा, अगर इस साइड आएगा बराबर के तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m बराबर क्या आ जाएगा 130 और बट्टे का 65 आ जाएगा। ठीक है बट्टे का 65 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हमारा m का मान क्या निकल जाएगा, m बराबर निकल जाएगा 2, m बराबर 2। फाइनल आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा b हो जाएगा, m बराबर 2 हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए दो परमेय संख्या, इसमें बताया नहीं गया है कि 2 और 3 के बीच कितने परमेय संख्या है। दो परमेय संख्याओं के बीच, तो दो परमेय संख्या मान लेते 2, अब मान लेते हैं यहाँ पर 10,000, कुछ भी मान लेते हैं 1000 10,000, इसके बीच कितना है इसका कोई गिनती है, मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर 2 और 10,000 दिए हैं, तो इसमें बीच में गिनती हो सकता है, कितना भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में क्या है, अनंत परमेय संख्या है, क्या है अनंत, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सा है, फिर भी वही बात, तो 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं। 16 का क्या है, इसका तो कई है, 2 से भी कटता है, 4 से, जो कोई दूसरा संख्या से नहीं कटे एक को छोड़कर, वही है। तो 15 का भी कटता है 3 से, 33 भी कटता है 3 से। तो चलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा 29। चलिए तो अगला, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको इस पर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर भी वीडियो एक पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे इस पर कैसे इसको करना है। फिलहाल तो हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 0.3 पर बार है, या फिर इसको रेकरिंग आप लोग बोल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पर देखना है क्या, ये जो पॉइंट है दशमलव है इसको, और ये जो रेकरिंग है इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। जो भी संख्या है उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर 3 ही है, 0 को तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वो तो बराबर ही है। चलिए अब बट्टा लगाना है, जितना संख्या पर रेकरिंग है बार है उतना बार क्या लिखना है, 9 को लिखना है। एक बार ही है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और एक बार ये देखना है क्या, जो जिस संख्या पर बार नहीं है उतना बार उसको क्या करना है, उतना बार यहाँ पर 0 लिखना है, जो कि इस दशमलव के इस साइड होना चाहिए, दशमलव के इस साइड होना चाहिए और उस पर बार नहीं लगा होना चाहिए, तो उतना बार यहाँ पर 0 लिखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिस पर बार नहीं लगा हो, चाहे ये दशमलव के इस साइड हो या फिर दशमलव के इस साइड हो, दोनों में से किसी साइड भी हो लेकिन बार नहीं लगा हो, तो उस संख्या को यहाँ पर घटा देना है। फिलहाल आगे वो क्वेश्चन आएगा, फिलहाल यहाँ पर यही समझ लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 और बट्टे का 3 आ जाएगा। ढूंढ लीजिए कहाँ है, हमारा यही आंसर सही है, सी। चलिए इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहिएगा। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पर देखेंगे 7 + 3 √2 है, ये क्या है, इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, जोड़ घटा या कुछ भी, इसको रूट से बाहर ला सकते हैं किसी भी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, बी आंसर से हो जाएगा अपरमेय संख्या। अब अगला है सारा, यहाँ आप देख सकते हैं क्या, ये पूछा गया है 2019 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया है, सारा प्रश्न है। तो निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन है। अब ये देखिए इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, √5 को बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पर 2 √3, इसको भी नहीं कुछ कर सकते हैं। 4 - √5, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यही तो है हमारा परमेय संख्या, ये तो रूट से बाहर ही है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो रूट से बाहर ही है। चलिए तो अगला है 5, 15 और 20 का लॉस और मौसों का अनुपात क्या होगा। ये 2019 में एनुअल में पूछा गया है। तो चलिए फिलहाल तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 5, 15 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का तो कुछ नहीं, 5 ही रह जाएगा। 15 का, तो 15 का 3 गुना 5 आएगा। 20 का, तो 20 का आएगा 2 के पावर 2 गुना में 5 आएगा। अब देखिए इन तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका HCF तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF इसका हो जाएगा 5, HCF जो तीनों में मिल रहा है 5, और इसके पावर तो तीनों में सेम ही है, एक ही है, एक ही रह जाएगा। चलिए अब LCM क्या हो जाएगा, पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे, पावर तो सेम ही है, एक ही है तो एक ही रह जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है, और उसके बाद 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 है, तो उसको भी लिख लेंगे 2 के पावर 2 यानी 2 गुना 2 लिख लेते हैं, गुना करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60, कितना हो गया 60 हो गया। चलिए एलसीएम 60। अब हमको क्या निकालना है, लॉस और मोसो का अनुपात। तो लॉस से कितना निकला है 60 निकला है, अनुपात मोस से कितना निकला है 5 निकला है। अब इसको काटेंगे 12 पंचे 60, चलिए 1 12 ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, वही हमारा आंसर सही है 12:1। ये डी में है 12:1, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो अगला है थोड़ा सा अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ लीड लगा लीजिएगा, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक कर लेंगे कुछ दिनों में। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का ये भी 2019 का एनुअल में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लिए, हम चेक कर लेंगे क्या। देखिए सम पूर्णांक का मतलब क्या है, m का अगर हम कोई भी मान रखते हैं, तो m का कोई भी मान रखते हैं तो वो हमको सम पूर्णांक दिखना चाहिए, सम संख्या दिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है m प्लस का 2 है, क्या है m प्लस का 2 है। अगर हम m का मान 1 रखते हैं तो 1 और प्लस का 2 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो 3 हो गया, यानी ये क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं, 2m ये है जो बी नंबर का और प्लस का 1। अगर यहाँ पर हम m का मान देखिए 1 में अगर आ जाता क्या सम संख्या आ जाता, फिर आगे भी करके चेक करते हैं कि आगे आता है या नहीं। यहाँ पर एक यही पहले ही आ गया विषम, तो इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर सॉरी यहाँ पर m के मान रख लेते हैं, तो इसको रखते हैं 1। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है, चर और अचर के बीच में गुना रहता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2 गुना 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी, इसका भी कोई हल नहीं निकला। अब क्या है 2m, तो 2m, चलिए 2 तो ठीक है, m का मान एक बार 1 रख के देखते हैं। तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ ये तो आ गया क्या सम संख्या आ गया, सम संख्या। लेकिन एक ही से नहीं होता है, एक आ गया तो क्या हो गया, फिर हम आगे भी चेक करेंगे। अब m का मान एक बार 2 रख कर देखते हैं, तो m का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अब कन्फ्यूज नहीं होना कि ये क्या क्या कर दिए हैं, तो इसको कुछ भी नहीं किए हैं। इसमें m का मान रखे पहले वाले ऑप्शन में, फिर दूसरे वाले, अब तीसरे वाले में रख कर देखते हैं। तो ये 4 आ गया, 4 भी सम संख्या है। फिर इसमें 2m का मान देखिए यहाँ से रख रहे 2 गुना m का मान 3 रखते हैं तो क्या आ गया 6 आ गया, ये भी सम संख्या है। 4 भी रखेंगे तो भी सम संख्या, कुछ भी रखेंगे यहाँ पर m का मान तो ये सम संख्या ही आएगा। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर सही है। चलिए तो अगला प्रश्न है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो है। ये भी 2019 में पूछा गया है। तो देखिए ये भी वही क्वेश्चन आ गया, p तथा q क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा मौसो। और यहाँ पर देखिए वहाँ पर लोसो था, यहाँ पर मौसो है, मौसो तो थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए अभाज्य संख्या ले लेते हैं, p को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, और q को मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। चलिए 5 कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 5 आ रहा है, तो इसीलिए 7 11 13 कुछ भी मान सकते हैं। चलिए तो अब इसका HCF निकालेंगे किस तरीके से, तो बड़ा वाला को बीच में रखते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए 3 और फिर 1, एक बार में लग जाएगा तो 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना से लगेगा, तो यहाँ पर अब लग जाएगा, यहाँ पर ये जो 3 है ये अब यहाँ पर उतर जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, तो फिर 1 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या उतर जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर उतर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 बार में कट जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 0 0 आ गया, जिससे कटा वही हमारा HCF। आप किसी भी अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या का मौसे निकालेंगे उसका एक ही आएगा हमेशा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो देर किस बात के, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, आप देखिए इस प्रश्न को तो यहाँ पर हल करना बेवकूफ़ी होगा। क्यों, क्योंकि ये AP का क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको वास्तविक संख्या में पूछ दिया गया है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर आप मोटा मोटी जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 0 और 50 के बीच 25 सम संख्या है, क्या है 25 सम संख्या, और 25 विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। अगर आप इसको हल करके बनाना चाहते हैं तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप अभी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो आपको
एपी का कुछ भी पता होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर बता भी देंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाइएगा। तो अगला 5वां चैप्टर जब आएगा तब इसको हल करेंगे। यहाँ पर बताने का कोई फायदा नहीं, टाइम ही बर्बाद होगा। तो मोटा मोटी आप जान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या, तो इसका फाइनल आंसर 25 हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न, निम्न में कौन अपर में नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यही लोग नहीं देखता, अपर में देखा है एकदम मार देगा, ये वाला जो है उसी में मार देंगे, हो गया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है, तो अपर में नहीं है, तो क्या है, पर में क्या है, तो पर में को ढूंढना है। तो चलिए तो पर में को ढूंढ लेते हैं। तो पहले 10 का वर्गमूल होगा, कभी नहीं होगा, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। 24 का, ये भी किसी का भी वर्गमूल नहीं। मोटा मोटी आप लोग को 20-25 तक तो टेबल याद ही होगा, स्क्वायर टेबल जो वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर देखिए 35 का भी कुछ नहीं होता है, 121, इसका क्या होता है, 11 का वर्गमूल क्या होता है, इसका 2 से 21 का वर्गमूल 11 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि एक परमेय संख्या है। चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो अगला है, निम्न में से कौन सी अपर में नहीं है। तो फिर वही क्वेश्चन, फिर इसमें ढूंढना है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हमारा परमेय होगा। अपर में नहीं है तो क्या है, परमेय है, वही तो हमको ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर तो लगता है यही हो जाएगा। तो क्या है, 64 है, यहाँ पर देख लीजिए 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, तो इसमें क्या ढूंढना है, ये तो यही है। चलिए ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, अगर आप लोग ने चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर तो इसको आप हमको बनाने से पहले ही इसका आंसर आप लोग चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरीके का। तो देखिए किसी भी दशमलव प्रसार शांत है या शांत, इसको जांचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो क्या है, ये है अंश और ये है हर। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, या फिर केवल क्या हो, 2 हो, या फिर केवल क्या हो, 5 हो, सॉरी 3 नहीं 5, और ये थोड़ा सा, हाँ 2 हो या फिर केवल 5 हो। चलिए 5, या फिर इसके घात n हो या फिर m हो। इसका मतलब क्या है, nm का 2 के पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर 5 के पावर 3, 4, 5 कुछ भी हो, लेकिन इन 2 के ही फॉर्म में रहना चाहिए, तो ही हमारा शांत होगा, बाकी बात अशांत होगा। यही हमको याद रखना है। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। तो नीचे हमको क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए केवल, या केवल 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे, या इन दोनों के घात में भी कुछ रहे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 ही रहना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए इसके अलावा। तो ढूंढ लेते हैं। तो 3 और बट्टे का 8 है, तो हम ये हर है इसी को करना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे 8 का, तो इसको तो हमको पता ही है, 2 गुना 2 गुना 2 है, केवल 2 आ रहा है, यानी 2 के घात 3, क्या आ रहा है, 2 के घात 3, तो 3 बट्टे 2 के घात 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि ये शांत है, क्योंकि 2 के पावर n आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए तो अगला प्रश्न, अभी थोड़ा सा नहीं भी समझ रहे तो आगे इस तरीके के बहुत क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाइएगा इजीली। तो आगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, वही अगर आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पता है तो फिर इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। तो 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी 4 है, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इन दोनों का गुणनफल 4 दूना 8 है। तो इसमें क्या सोचना है, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा 8। तो अगला है, 2 संख्याओं a और 18 का लौसौ कितना दिया गया है, 36 तथा मौसौ दिया गया है 2, तो a का मान पता करना है। तो ये सूत्र आपको याद है तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर तो याद करना ही पड़ेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल कीजिए, या फिर एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF, और गुना में LCM। राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, किसी तरीके से समझ लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए एक संख्या a है, क्या है, a है, दूसरा संख्या 8 है, तो 8 है, और यहाँ पर HCF कितना दिया गया है, 36, सॉरी लॉस दिया गया 36, तो HCF 2 दिया गया है, 2 और गुना LCM 36 दिया गया है। चलिए 36, हमको निकालना क्या है, a का मान, तो a को इधर ही रहने देते हैं, a बराबर, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, 2 गुना 36 और बटा, ये देखिए a का गुना वाला है, अगर हम इसको यहाँ पर बराबर है, सॉरी, तो बराबर की इस साइड भेजेंगे तो ये किस में आएगा, यहाँ पर 18 है ना, ये वाला 18 है, सॉरी, तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 18 दूना 36
और फिर इन 2 को 2 से जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का मान क्या निकल जाएगा, 4। तो फिर इसमें क्या करना है, खोजना भी नहीं है, तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो अगला है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग को समझने की ज़रूरत है, इसमें है कुछ खास नहीं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये, चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है। चलिए आप देखिए ये हमारा क्या होता है, अच्छा ये होता है पूर्व, पूर्व होता है। और ये क्या होता है, पूर्व जब ये है तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख देते हैं। सॉरी क्या हो गया, हाँ चलिए ये हो गया। तो ये हो जाएगा पश्चिम, लिख देते हैं डायरेक्ट, यही हो जाएगा पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर में होता है उत्तर, उत्तर, और ये होगा दक्षिण, दक्षिण, ठीक है, नहीं दे देते हैं, ये पश्चिम। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो ये हमारा पश्चिम है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, प्रारंभिक स्थान है जहाँ से एक आदमी चलना प्रारंभ करता है। तो 24 मीटर पश्चिम मान लेते हैं, यहाँ तक आने में इसको 24 मीटर है। चलिए और उसके बाद फिर ये यहीं से क्या करता है, चल देता है 10 मीटर उत्तर। तो उत्तर किधर है, ऊपर है। तो 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ कहीं उत्तर है, 10 मीटर यहाँ तक आया है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से ये अभी कितना दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी पर है। तो इसको हम पहले यहाँ से आया है 10 मीटर, चलिए यहाँ से आया है 10 मीटर। और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमको ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि यही हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो लंब है ये 90 डिग्री सामने वाला एच हो जाता है, और ये पी और ये बी हो जाता है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप समकोण त्रिभुज में तो आपको सब कुछ पता ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और ये कितना है, तो ये है 24 मीटर, और ये कितना है 10 मीटर। थोड़ा सा गजमज हो गया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे आपको ये सब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हमको निकालना है एच। तो पाइथागोरस पर में तो आपको पता ही होगा क्या होगा, पाइथागोरस पर में आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है एच स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर और प्लस का बी स्क्वेयर, ठीक है। तो एच का मान तो हमको इसको तो निकालना ही है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब पी का मान क्या है, इस पी का मान, तो पी का मान ये है 10। चलिए तो 10 का स्क्वेयर और प्लस, देखिए पाइथागोरस से निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ये क्लास 7 8 से भी चलते आ रहा है, तो अभी कुछ दिक्कत तो होगा नहीं। तो यहाँ पर b का मान क्या है, तो यह है 24। चलिए तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए तो अगला अब क्या है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। इतना तो आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए, फिर तो नहीं तो गड़बड़ बात है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सॉरी। चलिए तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 और 576 क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा, 676। अब h बराबर कितना निकल जाएगा, 676 का वर्गमूल होता है 26। बस आप ढूंढ लीजिए 26 मीटर कहाँ पर है, 26 मीटर, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 26 मीटर। चलिए तो अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आप देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया, ये बार वाला क्वेश्चन। चलिए तो इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लेंगे। 3.27 पर बार है। चलिए अब इसको क्या हल करेंगे, तो फिर वही करेंगे, पहले दशमलव रेकरिंग को भूल जाना है। तो क्या करेंगे, पहले जो है उसको लिख लेंगे, 3 2 7, ठीक है। अब बट्टा लगा लेंगे। पहले ये देखना है कि कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है, कितना पर नहीं है, 3 पर नहीं है। चाहे ये दशमलव के इस साइड हो या फिर इस साइड हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि ये कहाँ पर है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को इससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो 3 को माइनस इससे कर दिए। अब फिर अगला चरण में क्या देखना है कि कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो
तो दो संख्या पर है तो 2 को 9 दे देना है। और फिर दशमलव के इस साइड, किस साइड, दशमलव के इस साइड हमको देखना है क्या, कितना संख्या पर एक रिंग नहीं है। यहाँ पर तो एक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 27 में 3 को घटा देंगे तो 324 और बट्टे का 99। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 अतिरिक्त 24, ठीक है। फिर एक यहाँ पर 3, फिर 3, फिर भी ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 36 का 18, यहाँ पर 6 हो जाएगा 6, चलिए 6। और फिर यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा तो 11, तो यहाँ पर फाइनल क्या आ गया, 6 और बट्टे का 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 बट्टे 11 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्या है, एक परमेय संख्या है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, एक परमेय संख्या। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला है 6 और बट्टे का 15, 6 और बट्टे का 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या आसान। तो नियम ने आपको पहले ही बता दिया है, ये भी पूछा गया है, सारा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को पहले बता रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी तक अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर प्रश्न को देखिए, तो 6 और बट्टे का क्या है, 15 है। तो अब इसको देखिए, इसमें हमको हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, फिर देखना है 2 आ रहा है, 2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबको पता है, 3 गुना 5 होता है। इसको करने की क्या ज़रूरत है, तो 5 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन 3 भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलिएगा, 6 और बट्टे का 3 और गुना 5, ये क्या हो गया, इसमें 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। तो बिल्कुल गलत है, यही तो गलत है, यही नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है, अगर ये दोनों में कट रहा है तो उसको हमको पहले काटना है। क्या है, 6 और बट्टे 15 है, क्या है 6 बट्टे 15, इसको ये कट रहा है 3 से, तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 5 या 15, क्या आ गया, 2 और बट्टे का 5 आ गया, क्या आ गया, 2 और बट्टे का 5। अब देखिए 2 बट्टे 5 आ गया, अब यहाँ नीचे में 5 है, क्या है, डायरेक्ट ही क्या है, ये शांत है, क्या है, शांत है। तो हम कैसे इसको अशांत कर सकते हैं, तो ये नियम भी है, इसको कटेगा तो पहले काट लेना है, नहीं तो अभी अशांत मारकर गलती हो जाता। चलिए तो अगला है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन भी 2018 और 2011 में पूछा गया। सारा क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसको आपको बस प्रैक्टिस करना है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए तो अगला है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अब इसमें हमको नहीं बोलना है, आप ढूंढते रहिए, इसमें अभाज्य संख्या सबको पता है। चलिए, निम्न में कौन संख्या अपरमेय है, तो अपरमेय कौन है यही ढूंढना है। तो यहाँ पर पहले ए को देख लेते हैं, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, 64 का 8 होता है, ये तो परमेय है भाई, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बी को देखते हैं, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, सी नंबर में 3 बट्टे 5 अंडर रूट में है, इसको हम कुछ कर सकते हैं नहीं, यही अपरमेय संख्या है, इसी को पकड़ो, यही क्या है, अपरमेय संख्या है। तो चलो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, रूट से बाहर है तो ये परमेय संख्या है, तो इसको नहीं कुछ करना है, तो हमारा फाइनल आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अपरमेय संख्या, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या क्या है, अब यही बताना है। आप देखिए इसी को लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, पहले ये कहेगा देखो इसके आसपास का वर्गमूल क्या होगा, इसका क्या होता है, उतना हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या, इसका एक सूत्र होता है ए और गुना में बी होता है, क्या होता है, ए गुना में बी। तो हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, 2 है और गुना में 2.5 है, आपको पता है 2.5 और गुना में 2, तो 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 2 दूना 4 और 0.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 5। अब इसमें हमको झंझट लेना ही नहीं है ज़्यादा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अंडर रूट का 5। ये क्या है, अपरमेय संख्या निकालने का सूत्र है। चलिए तो अगला, अब ये देखिए 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, इसका क्या होगा। अब देखिए इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी, चलिए देख लेते क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी को महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6x के पावर 4y, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 6 का तो 2 गुना 3 होता है और x के घात 4 है,
चलिए x की पावर 4 है तो x गुना x और गुना में x लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, और लास्ट में गुना y है। ठीक है, अब इसी तरीके से 12xy है, इसको भी करेंगे 12xy। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 12xy को, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 12 का क्या होगा 2 के घात 2 और गुना में 3, 4 तिहाई 12 और फिर गुना में x और गुना में y। ठीक है, यही हो जाएगा इसका फाइनल। तो ये सब गुना है तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब देखिए कौन कौन मिल रहा है उसको ढूंढना है। पहले तो ये क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, और उसके बाद फिर 3 भी मिल रहा है, और फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। जो जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। हमको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी HCF। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते HCF। क्या हो जाएगा इसका HCF, तो HCF पहले 2 मिल रहा है, कम से कम घात वाला लेना है, तो 2 कम से कम घात वाला तो 2 ही है, और उसके बाद 3 कम से कम घात वाला 3 ही है, और उसके बाद यहाँ पर एक x इसमें एक x इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे गुना में x को लिख लेंगे, फिर एक y यहाँ पर एक y यहाँ पर, ये दोनों भी क्या हो रहा है मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा गुना में y हो जाएगा। अब देखिए फाइनल आंसर क्या आया HCF बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया 3 दूना 6 और x गुना y। अब ढूंढ लीजिए कहाँ है 6xy, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा 6xy, गुना है यहाँ पर तो इसको लिख सकते हैं 6xy बिल्कुल भी। चलिए 6xy हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर भाग देने का मान होगा। अब देखिए 64 का वर्गमूल सबको पता है 8, 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है, 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है। 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8, इसी तरीके से 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, चलिए भाग दे देते हैं 4 8, 4 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 8 0 आ गया। तो आप देखिए इसके भाग देने पर क्या आएगा इसका मान, यही हमको बताना है। तो भाग देने पर भागफल जो आया वही क्या आया, भागफल तो हमारा 2 आ गया, इसका क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। भागफल कितना आया 2 आया, यही तो पूछ रहा है, भाग देने पर मान क्या होगा 2 होगा। चलिए तो अगला प्रश्न, अंडर रूट का 10 और गुना अंडर रूट का 15 बराबर है, ये किसके लिए बराबर होगा। चलिए तो देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे, पहले तो इन दोनों का रूट में रूट है, इससे तो गुना हो जाएगा, तो इसका गुना करेंगे 15 है कि 150, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा 150। अब इसका अभाज्य गुणनखंड साइड में कर लेते हैं कहीं पर, तो 150 का अभाज्य गुणनखंड चलिए कर लेते हैं 2 और उसके बाद 7 दूना 14 5 दूना 10। ठीक है, अगर इसको काटने में दिक्कत हो रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप देखिए 7 5 12, ये 3 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 2 5 तिहाई 15 25, फिर अब यहाँ पर 5 से लग जाएगा, किससे लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा 5 है 25, फिर 5 से लग जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही आ गया हमारा। अब देखिए इसमें से जिसका जोड़ा लग गया वो तो बाहर आ गया, उसका तो बाहर आ गया, क्या आ गया 5 बाहर आ गया, बच कौन गया, ये बच कौन गया 2 गुना 3, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है 2 और गुना में 3, ये बच गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट का 3 दूना 6, 5 अंडर रूट 6 ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, 5 अंडर रूट 6, ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए कैसे उल्टा दिया है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका क्या हो जाएगा आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो अब अगला देखिए, तो अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वो क्या है, ये 2018 में पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर देखते हैं कभी तो आपको पता चलेगा 2018 वाला क्वेश्चन कैसा होता है। तो देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, आगे भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका एलसीएम।
तो देखिए एलसीएम तो इसको तो निकाल ही लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 16,20,24 एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ तो निकालना नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 8, 10 और 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 4, 5, 6, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और फिर कोमा 5 और कोमा 3। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो अब सबको गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 6 80 अतिरिक्त 24 यानी कि 240। कितना आ गया? 240 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें टिक मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं, यही तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ये किसी का वर्ग है? ये तो बिल्कुल भी किसी का वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमको निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चारों ऑप्शन में देखना है कि पूर्ण वर्ग कौन किसी का वर्ग है। तो ये 16 से क्या है? किसी का वर्ग है, 400 का वर्ग है। ये 36 क्या है? 3600, ये भी है 600 का वर्ग होगा। लेकिन 2400 और 240 ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इन दोनों में हमको देखना है कि ये 240 पूर्णता किससे विभाजित हो जाता है, वही होगा क्या? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन तीनों को विभाज्य करेगा। तो कर लेते हैं पहले 1600 को देखते हैं भाग देकर। तो 240 1600, चलिए 1600। अब देखिए पहले तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 160 बच गया। 160 तो ये तो मुझे नहीं लगता है कभी भी कटेगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। 24 से इसको भाग देंगे तो ये पूर्णता नहीं कटेगा। अब 3600 बच गया, चलिए 3600 करके देखते हैं। 3600 इसको 200, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते, इरेज कर लेते इधर से। चलिए अब हो गया है, जगह बन गया है। तो 240। अब इसको करके देखते हैं, पहले 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। चलिए अब उसके बाद 24 है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, एक बार पहले 24 इससे लगा देंगे। चलिए 24 से लगाएंगे यहाँ पर, तो एक बार में लगेगा 24। चलिए अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कितना निकल गया 12, और ये जीरो को यहाँ पर उतार देंगे 120। ये तो एक ही बार में कट जा रहा है। अब इसके बाद कट जाएगा कितना, 24 5 6 120। चलिए क्या हो जाएगा 120। ये क्या हो गया, कट गया, पूर्णता विभाजित हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन तीनों को विभाज्य करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आंसर, यही डी आंसर सही हो जाएगा। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ में दिक्कत हो रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या फिर 1-2 बार रिपीट देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए और एक माथापच्ची वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन। 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। अब देखिए इसमें नाक कान सभी खोल कर रख लीजिए, आँख नाक कान, तभी ये समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 13,986 ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब इसमें ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये अभाज्य संख्या कैसे होगा, ये तो कटेगा, ये तो सम संख्या लास्ट में है। इसमें समझने वाला बात ये है कि ये खुद अभाज्य संख्या नहीं है, इतना अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 4 इस तरीके से जाते जाते 13,986 अभाज्य संख्या है। तो ये है, तो प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा होगा, क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, या फिर 8 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इतना अभाज्य संख्या है, तो प्रथम से शुरू करना है, यानी कि जो छोटा सा है सबसे छोटा उससे आगे बढ़ते जाना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरीके से डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है हमको, 13,986 अभाज्य संख्या इतना है। चलिए तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसमें एक चीज़ पहले ध्यान से अभी जो जो बता रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में इसका आंसर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जो सभी अभाज्य संख्या है, इसमें ये जो संख्या है 2, ये सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छांट कर अलग कर लेते हैं 2 को। अगर हम, क्योंकि ये सम संख्या है तो इसको अलग कर लेते हैं। इस 2 क्या है, ये एक सम संख्या है, सम संख्या है। जब 2 को अलग कर लेते हैं तो बच कितना जाता है, ये 13,986 है, तो बच कितना जाएगा, 13,986
985 बच जाएगा। एक को हटा लेंगे 13,986 में से, ये 13,985 बच जाएगा, जो कि अब देखिए ये जो सम संख्या इसको हटा लेंगे, इसके बाद 3 विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या और 7 भी विषम संख्या, 11 भी, 13 भी, जितना भी आएगा सारा इसके बाद क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। क्या है, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है। अब देखिए इतना तक तो आप समझ गए, दो सम संख्या है और ये बाकी जो है सभी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। अब देखिए मान लेते हैं हम क्या, दो सम संख्या को जोड़ते हैं। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं यहाँ पर 4 और प्लस 3 को 4 प्लस 6 को जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया, 10। अगर हम किसी भी सम संख्या को जोड़ते हैं, मान लेते हैं फिर 5 और प्लस का 6, 5 नहीं, यहाँ पर तो ये विषम हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं अब 2 और प्लस का 8, तो भी ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमेशा या फिर 2 को जोड़े या 4 को जोड़े, 3 को जोड़े, लगातार 2, 8, फिर इसमें और 4 को जोड़ देंगे 12 आएगा, लेकिन वो सम संख्या ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, विषम संख्या को जोड़ेंगे, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम 3 है, प्लस का 5 है, प्लस का 7, ये क्या है, विषम संख्या है। इसको अगर हम विषम बार जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ेंगे तो ये तो सम आ जाएगा, लेकिन विषम बार जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। क्या है ये, 5 3 8 5 8 7 15, क्या आ गया, 15 आ गया। क्या आ गया, ये 15 आ गया। अब जब भी हम विषम संख्या को विषम बार जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो ये 13,985 क्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम को विषम बार जोड़ेंगे तो वो तो विषम ही आएगा। और जब हम विषम संख्या में सम संख्या, ये 2 क्या है, सम संख्या है, तो जब हम विषम में संख्या, ये 15 क्या निकला अभी हमारा, विषम संख्या, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो भी वो 17 आया, वो भी विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 13,985 क्या है, विषम संख्या है, और ये 2 को अगर हम इसमें जोड़ भी देते हैं तो भी वो विषम संख्या ही आएगा। तो क्या आएगा, 13,986 एक क्या है, इन सभी को हम योग करेंगे तो n हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या, विषम संख्या, जो कि इस कहीं भी ऑप्शन में नहीं। अगर विषम संख्या को हम सम संख्या से विभाजित करेंगे तो वो कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो 2 4 8 ये सभी सम संख्या है, तो ये कभी विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न है, फिर वही आ गया 0.3 2 पर बार। इसको करना है P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ये 2018 में ऐसे ही एरा टेरा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो इसमें P/Q जहाँ Q और 0 है, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये सब वैसे दे देता है, क्योंकि हम लोग को पता है Q के बराबर 0 कभी होगा नहीं। फिलहाल तो यहाँ पर 0.32 पर बार है। अब देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही नीति अपनाएंगे जो अभी तक करते आए हैं। रेकरिंग बार को भूल जाना है, जो संख्या है उसको लिख देना है, और उसके बाद देखना है कि इधर कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है। तो कितना पर नहीं है, तो ये है एक भी संख्या वैसा है ही नहीं, तो 0 पर नहीं है तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। कितना पर रेकरिंग है उतना बार 9 देंगे, और दशमलव के इस साइड कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, एक भी संख्या ही नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आप ढूंढिए कहाँ पर है, तो ये हमारा है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया 2018 में, अगर आप उल्टा कर देखिएगा तो यही सारा क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। तो ये क्या है, 2 3, अब रेकरिंग को भूल जाना है दशमलव को, तो 4 3 यही लिख लेना है सबसे पहले, और उसके बाद ये देखना है कि कितना संख्या पर बार नहीं लगा है, उसको घटा देना है। तो इस पर बार नहीं लगा है तो इसको इससे घटा देंगे, फिर बट्टा लगाना है, और कितना संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना बार 9 देंगे, और दशमलव के इस साइड कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर उतना बार 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 क्या लिखेंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा घटाकर। तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या आएगा, तो घटाने के बाद आएगा 2 3, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0, और 4 में से 2 चला जाएगा 2, ये आ गया 99। आप ढूंढते रहिए कहाँ पर है, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, यही है, ऊपर वाला ही है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा।
अब देखिए सब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आने लगा है अब, तो इस पर ध्यान देना की जरूरत है। चलिए, तो अगला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 दिया गया है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यही करना है। सबसे पहले देखना है क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक से कितना है, 14 गुना है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक इसका मतलब है एलसीएम। एलसीएम बराबर लघुत्तम समापवर्तक क्या है, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का क्या है, 14 गुना है एचसीएफ। ठीक है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये हमको समझ में आ जाता है। और आगे क्या बोलता है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 दिया गया है। तो एलसीएम प्लस का एचसीएफ, ये पता नहीं 2018 में क्या पूछा है। ये 2 नंबर में पूछता तो थोड़ा सा चलने वाला था, 1 नंबर में क्या पूछता है। 600 दिया गया है इसका। फिर अब देखिए ये दोनों दिया गया है। अब क्या बोल रहा है हमको, एक संख्या इतना दिया गया है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर क्या है, एलसीएम बराबर यहाँ पर है 14 गुना एचसीएफ। तो हमको एलसीएम का मान पता है, तो यहाँ पर एलसीएम का मान लिख देंगे 14 एचसीएफ। एचसीएफ ठीक है, और उसके बाद प्लस एचसीएफ यहाँ वाला जो है ये तो इसको तो लिखना है ना। और यहाँ पर एलसीएम का मान यहाँ से लिख दिए हैं और बराबर 600। ठीक है, अब देखिए 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 एचसीएफ। क्या हो जाएगा, 15 एचसीएफ और उसके बाद 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ है और इसके गुणांक क्या है, 15 है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 600 और बटे का 15 ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 15 छक्का 90। यहाँ पर पहले काट देते हैं, 15 चौका 60 यानी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ बराबर 40। अब देखिए एचसीएफ जब 40 निकल गया तो एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एलसीएम का मान यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम का मान एचसीएफ का मान रख देंगे तो एलसीएम का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो चलिए रख लेते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं एलसीएम बराबर क्या है, एलसीएम बराबर है 14 एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर 14 और गुना एचसीएफ का मान तो हमको पता ही है पहले से ही, कितना है, 40 है। तो 40 है, ठीक है, इसका मान 40 है। तो अब इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 यानी एलसीएम बराबर 560। कितना आ गया, 560 आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया, एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालने में फिर क्या दिक्कत है, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा जगह का कमी है, तो कहाँ पर निकाले, चलिए देखते हैं, कहीं पर भी निकाल लेंगे, यहीं पर ट्राई करते हैं। तो एक संख्या कितना है, मान लेते हैं एक संख्या ए है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरीके से कंप्रोमाइज। चलिए, तो पहला संख्या ए मान लेते हैं और गुना दूसरा संख्या बी, यानी कि एक संख्या गुना दूसरे संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यही दिया गया है। तो आप देखिए एक संख्या कितना है, एक संख्या दिया गया है 280, तो यहाँ पर एक संख्या 280 और गुना में बी। ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना निकला है, तो एचसीएफ यहाँ से 40 और गुना एलसीएम 560। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो इसको आप चाहे तो देख कर पहले नोट कर सकते हैं, या फिर इसको कोई दिक्कत ना है, इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, प्रैक्टिस कर सकते हैं देख कर। तो यहाँ पर देखिए आप क्या निकल गया है, 280 बी बराबर 40 और गुना 560 ये है यहाँ पर। तो आप इसको इधर लिख लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह का कमी है, तो यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 40 गुना 560 अब बट्टे का आ जाएगा, ये जो 280 यहाँ पर है इसको ये बटे में आ जाएगा 280, क्या आ जाएगा 280।
अब ये 560 ये 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार में। चलिए तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा? तो b बराबर आ जाएगा 40 दूना 80। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 80। दूसरी संख्या क्या है? 80 है। चलिए तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ x की पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। ये सारा 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम लोग ने 7वीं क्लास से शायद या 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, px वाला वही क्वेश्चन, जिसमें हम लोग px ऐसे रहता था कहीं px बराबर एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब प्लस 2x², कुछ इस तरीके से प्लस 1 2 3 कुछ भी रहता था इस तरीके से। तो यहाँ पर हम x का मान 0 रखते, कभी 1 -1 2 इस तरीके से रखते हैं। जो इसको शून्य बना देता है वही हमारा शून्य होता है। तो इसका शून्य क्या दिया है? गुणक x प्लस का 1 दिया है। क्या दिया है? x प्लस का 1। अगर हम इसके बराबर 0 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस का 1 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान क्या रख सकते हैं? माइनस का 1 रख सकते हैं। चलिए रख लेते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? x का मान माइनस का 1 रख लेते हैं। चलिए तो x का मान माइनस का 1 और यहाँ पर जो n है n ही हमको पूछ रहा है, n निश्चित रूप से क्या होगा। तो n का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से देखेंगे। तो n का मान 1 रखते हैं। चलिए 1 रखते हैं, प्लस का 1 जो है यहीं से x के पावर n प्लस 1 है तो x का मान तो 1 यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ पर जो कि दिया गया है, फिर प्लस का 1 है तो इसको लिख लिए। अब देखिए 1 के पावर 1 है, इसका मतलब माइनस का 1 ही रह जाएगा और प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो ठीक है। फिर अब अगला कंडीशन देखिए, अगला यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। -1 है और इसके पावर इस बार 2 लेकर देखते हैं, अब प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर साइड में देखिए, -1 और गुना -1, इसका क्या हो जाएगा? माइनस और गुना माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो +1 और +1 ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया। और अगला कंडीशन देखिए, ये क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप एक बार -1 के पावर 3 लेते हैं और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही यहीं से इसी का मान रखते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए माइनस को 3 बार, जब भी यहाँ पर सम संख्या रहेगा तो ये प्लस में आएगा मान, अब विषम संख्या रहेगा तो माइनस में आएगा। तो माइनस को माइनस से देखिए, यहाँ पर एक बार और करके दिखा देते हैं। -1 गुना -1 गुना माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1, हाँ माइनस का गुना माइनस का 1। ठीक है, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस, फिर प्लस को माइनस करेंगे माइनस ही हो जाएगा। 1 को कितना बार भी गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर -1 और +1 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा फिर से। अब फिर एक बार और रखेंगे 4 तो वो क्या हो जाएगा? फिर 2 ही आएगा। तो वो कभी आता है क्या? वो हमेशा आएगा। अब चलिए एक बार यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। अब फिर करेंगे तो वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए करके देख लेते हैं। माइनस का 1 इसके पावर 4 रखते हैं इस बार। चलिए 4 रखते हैं, प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब क्या आएगा? 1 प्लस का 1, ये 2 ही आएगा। तो ये क्या आता है? इसके पावर हमेशा क्या आता है? जो इसको शून्य बनाएगा उसी को हमको देखना है। तो ये जो 1 है, 1 इसको शून्य बनाता है, फिर ये जो 3 है यही इसको शून्य बनाया है। तो 1 और 3 क्या है? विषम संख्या। इसी तरीके से और भी विषम संख्या जितना भी लेते जाएंगे हम लोग उतना बार ये शून्य बनाएगा। तो n हमेशा निश्चित रूप से क्या होगा? ये एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। चलिए तो अगला प्रश्न, सरल रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, नंबर लाइन क्या होता है? यही संख्या रेखा है। यहाँ पर 0 होता है इस बीच में, और 0 के इस साइड जितना भी होता है वो प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 ये प्लस में होता है, और इस साइड जितना भी होता है संख्या रेखा पर वो क्या होता है? माइनस में होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ये माइनस में रहता है। तो ये रहता कुल मिलाकर देखिए, माइनस में भी है, 0 भी है, प्लस में भी है, इन दोनों के बीच में ऊपर में संख्या भी है, पर में संख्या भी। कुल मिलाकर क्या होगा? ये वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी कुछ सारा कुछ आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या में केवल आना चाहिए 1 2 3 4 5, 0 भी नहीं आना चाहिए, माइनस में भी नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा वास्तविक संख्या। चलिए तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है?
तो कौन सा शांत है, तो आप तो नियम तो बता ही दिए हैं आपको। तो 700 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 700 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 दूना 6, फिर 5 दूना 10, 0। ठीक है, फिर 2 से, तो 2 एकम 2, सॉरी एक होगा 2, ये भी थोड़ा सा गड़बड़, हाँ चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, अब 7 दूना 14, 5 दूना 10, 175 आ गया। 7 एक 8, 5 13, ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 तिहाई 15, 5 25, फिर ये 5 से लग जाएगा, तो 7 5 35, 5 से लगेगा तो 7 5 35, फिर यहाँ पर सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा लेते, कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 से लगा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप देखिए कितना आया है, 2 गुना 2 5, 5 7 आ गया, लास्ट में 7 आ गया, इसका मतलब ये तो गया, ये नहीं है। अब 2100 का भी करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, 2100 कर लेते हैं। चलिए ये मिट गया। चलिए अब 2100 का 2100, इसको 2 से पहले लगाएं, 2 कम 2, 5 दूना 10, 0 और 0। चलिए सॉरी यहाँ पर कुछ तो गलती हो रहा है, क्या होगा इसका, हाँ यहाँ देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 5 0, कितना हो जाएगा 0 5 0, फिर 2 से क्या आ जाएगा, फिर 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 525। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप 5 2 7 5 12, ये 3 से कटेगा, तो चलिए 3 एकम 3, 7 तिया 21, 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 हाँ लगेगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 तिया 15, अब फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 5 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 25 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये कितना से लगेगा, ये 5 से लगेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 2 3 आ गया है, इसको तो करना ही नहीं है कुछ भी, ये 3 आ गया है इसमें, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, यहाँ पर तो 7 पहले से ही दिख रहा है, गुणनखंड करके दिया है, तो ये भी नहीं होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, हालांकि ये तो होगा। कैसे होगा, अब देखिए अगर आपका थोड़ा सा भी 10 तक भी घनमूल याद होगा इसका, तो आपको पता होगा क्या, ये 343 होता है किसका, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो जब यहाँ पर 7 का क्यूब ऊपर है और 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब और गुना 7 का क्यूब है, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 1 और बट्टे का 2 का क्यूब और गुना 5 का क्यूब। यही तो हमारा फाइनल आंसर है, 2 ही और 5 आ रहा है, तो ये हमारा सी आंसर क्या है, फाइनल आंसर है। तो अगला है, यदि 45 एक सॉरी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n अंडर रूट n होगा, क्या होगा देख लेते हैं। अंडर रूट n क्या है, n का मान अगर हम 1 रखते हैं, चलिए n का मान 1 रखते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 1, फिर n का मान 2 रखते हैं तो इसका तो कोई दवाई नहीं है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये अंडर रूट में ही क्या होगा, 2 अंडर रूट में ही रह जाएगा थोड़ा सा, हाँ 2। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अंडर रूट में 3 रखते हैं, ये अंडर रूट 3 ही रह जाएगा, कोई इलाज नहीं है इसका दूसरा। तो फिर अंडर रूट में 4 रखते हैं तो इसका तो 2 वर्गमूल होता है। अब देखिए इसी तरीके से करते जाएंगे तो ये कभी आएगा 1, फिर 2, फिर इसी तरीके से आगे करते जाइएगा तो रूट में आएगा, फिर 3 आएगा। तो इसी तरीके से करते करते, तो इसका मतलब क्या है, ये आएगा कभी प्राकृतिक संख्या, 1 आया है, 2 आया है, आगे जाकर 3 आएगा, और ये क्या है अपर में संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपर में संख्या आएगा। क्या आएगा, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपर में संख्या, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपर में संख्या भी आ रहा है। इसका डी आंसर फाइनल सही हो जाएगा। चलिए तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, चलिए तो कौन सा कथन सत्य है, 2 अपर में संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपर में होता है, करके देख लेते हैं। तो अंडर रूट 2 ये ऊपर में संख्या गुना अंडर रूट 3 ये ऊपर में संख्या है,
इसका अगर हम गुना करते हैं तो ये अंडर रूट 6 होता है, बिल्कुल अपरमेय संख्या है। यहाँ भी वही बोल रहा है, दो अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो आप क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे, वही गलत हो जाएगा। तो आगे आप लोग एक चीज़ और करके देख सकते हैं। मान लेते हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या बिल्कुल है। फिर अंडर रूट 2 से इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। अब बराबर अंडर रूट का 4 है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो कि एक परमेय संख्या है। तो ये क्या होता है, ये देख अब अगला क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या। देखो यहाँ पर तो अपरमेय संख्या नहीं, कभी परमेय कभी अपरमेय आता है, तो पहला तो गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। चलिए, एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या 2 और गुना अंडर रूट का 5, ये क्या है, परमेय और अपरमेय। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 अंडर रूट का 11 क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट का 11 गुना है बीच में मान लीजिए, तो ये हमेशा ही क्या आएगा, ऊपर में ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा ऊपर में। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो एन हमेशा क्या होता है, तो आपको पता ही है एन हमेशा क्या होगा, इस स्थिति में एन क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, जो कि अभी पहले ही बताए थे थोड़ी देर पहले। अगला है निम्नलिखित में अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या है, इसमें तो हम नहीं बताएंगे, आप ढूंढकर मारते रहिए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 क्या है, 2 अंडर रूट का 3 और बट्टे का अंडर रूट 3 है। अब ये और ये तो कट जाएगा, ये इन सभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो कुछ कर सकते हैं। तो ये 2 आ गया, जो कि एक परमेय संख्या है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। चलिए, अगला है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखिए हमको पता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। यानी अगर हम इन दोनों को गुना कर दे, देखिए यहाँ पर क्या है, 15 गुना के 90, देखिए इसी के बराबर ये है, या कह लीजिए इसके बराबर ये है, या फिर इसके बराबर ये है। अगर इन दोनों का गुना हम कर ले तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 15 छः 135 यानी 1350 फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। 15 नमा 135 होता है, यानी कि 1350 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM की, इसलिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका 50 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है, पाई है। तो पाई क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब देखिए, आप बोलिएगा क्या बात है, पाई एक अपरिमेय संख्या है तो है, इसमें आश्चर्य करने वाली बात क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो 22/7 है, यह एक परमेय संख्या है। क्या है, यह एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें आश्चर्य करने वाला बात है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 एक परमेय संख्या है। चलिए, अगला अंडर रूट 7 क्या है, एक अंडर रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। इसमें क्या ढूंढना है, निम्नलिखित में कौन सा परमेय है। तो परमेय कौन है, पाई, ये तो पता ही है अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। और 16 का, यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 16 का वर्गमूल यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पर इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। चलिए, तो अगला अंडर रूट 5 एक क्या है, ये अपरमेय संख्या, सारा पूछा गया है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि फिर ये बार बार क्या लिख लिया है। तो पूछा गया है तो हमको लिखना पड़ेगा ही। अगला है, निम्न में कौन अलग है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग है तो अलग है। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए 3 और बट्टे का 5 है, क्या अलग है, इसको क्या मतलब है। फिर अब देखिए 16 का वर्गमूल 4, यहाँ से देखिए 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ये क्या है, परमेय संख्या है, बट्टे में है, ये भी परमेय संख्या है, बट्टे में है। अब यहाँ पर क्या आया है,
अंडर रूट 2 और बटे का 5, अंडर रूट 2 और बटे का 5। चलिए ठीक है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 25 और बटे का 9, तो अंडर रूट 25 और बटे का 9, ठीक है, अंडर रूट 25 और बटे का 9, यानी कि अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 और बटे का 9। ये जो 3 आया है, ये और ये क्या है, परमेय संख्या, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या थी, यही तो अलग है, इसी को तो ढूंढना है। चलिए यही हमारा आंसर। अगला है 16/25 क्या है, अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना बार बता दिए हैं। ये भी क्या है, इसको भी नहीं बताएंगे, ये भी क्या होगा, फाइनल आंसर इसका अपरिमेय संख्या। अगला, अब ये देखिए ये कहाँ से घुस गया पता नहीं, ये तो है अगला अगला चैप्टर में आएगा, इसको भी अभी नहीं बताएंगे। चलिए, तो अगला है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो फिर इसको भी क्या बात है, इसको भी नहीं बताएंगे। दो संख्याओं का मौस 25 है और लौस 50 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों को गुना कर लो, फिर इसका आंसर कमेंट में कर दो क्या होता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, गुना करके कमेंट में ज़रूर बताना। चलो ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलो, तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या, जो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, अंडर रूट 11 जिसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, इसका हमारा को ज़रूरत नहीं है। और अगला है अंडर रूट का 15, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका भी ज़रूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। और क्या है यहाँ पर सी नंबर में है अंडर रूट 9 और गुना 16, तो देखिए अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है और गुना में 16, और ये हो जाएगा 16 48, 48 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको हमको इसी का ज़रूरत है, जो अपरिमेय संख्या नहीं हो, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, तो हमारा फाइनल आंसर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं, और अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को डायरेक्ट इन तीनों का एलसीएम लेकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में पहले धावक को 3 घंटा और दूसरे का 4 घंटा और तीसरे को 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए इसमें समय को पूछ रहा है कितना समय लगेगा, भले इसने इन तीनों अलग अलग चक्कर लगाएंगे, तो किसी देखिए जैसे ये 1 घंटा में 3 घंटा में एक चक्कर लगाएगा, मान लेते ये जो लोगो है इसके साइड में देखिए एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर ये जो सर्कल है, तो इसको चक्कर लगाएगा, तो पहले को 3 घंटा लगेगा इस सर्कल को पूरा चक्कर लगाने में 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को 8 घंटा। तो जाहिर सी बात है जब तक ये एक चक्कर लगाएगा ये 8 वाला, तब तक ये 2 चक्कर से ज़्यादा लगा लेगा। तो इसमें चक्कर कितना भी लगाए उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय कितना होगा, तो इसी के बारे में हमको बताना है। देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या कोई यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से 3 धावक चलना प्रारंभ करता है, ये जो लोगो है यही सर्कल है मान लेते हैं, तो यहाँ से एक ऐसे चलना प्रारंभ किया, ऐसे 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 ऐसे, तो पहला धावक यहाँ तक पहुँचा, तो इसको कितना 3 घंटा का समय लगा, इस वाले को 3 घंटे का समय लगा, 3 घंटे का समय लगा। और चलिए दूसरा का कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा रेड वाला मान लेते हैं, यहाँ से दूसरा भी ऐसे 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 चलना प्रारंभ किया और दूसरा को कितना समय लगा, तो दूसरा को 4 घंटा का समय लगा, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं रेड वाला, 4 घंटे आप समझ लीजिएगा। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा को तीसरा कलर, चलिए यहाँ पर येलो ले लेते हैं, तो तीसरा यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा होगा बट समझ जाइएगा आप लोग, यहाँ से इसको आने में कितना 8 घंटे का समय लगा, कितना 8 घंटे का, यहाँ पर इसको 8 घंटे का समय लगा। अब देखिए मान लेते हैं ये जो 3 वाला है, कलर थोड़ा सा चेंज, हाँ ये जो पहला है ये 3 वाला, इसको एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, तो दूसरा को कितना लगेगा, तो ये जब तक एक चक्कर लगाएगा तब तक ये जो रेड वाला है ये यहीं कहीं पर रहेगा, क्योंकि इसको 4 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने में, इससे 1 घंटा पीछे रहेगा। इसी तरीके से इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से घूमते घूमते कभी तो होगा कि ये तीनों पुनर्स्थापन
एक ही समय पर तीनों एक साथ इसी जगह पर मिल जाए। तो यही घूमते घूमते जब तक ये एक चक्कर लगाएगा, तो इसी तरीके से मान लेते हैं ये अगर 4 चक्कर लगाएगा तो 12 घंटे में ये 4 चक्कर लगाएगा, पहला 3 घंटे वाला। और तो ये 4 चक्कर, जैसे ये 12 घंटा में 4 चक्कर लगाएगा तो ये 12 घंटा में 3 ही चक्कर लगाएगा। तो चक्कर से हमको मतलब नहीं है, समय से मतलब है कितने समय के बाद तीनों एक ही स्थान पर मिलेगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 3, 4 और 8, इसका डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 से सॉरी यहाँ पर ये 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो ये तो कटेगा नहीं। तो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर एक बार 2 से लगेगा तो 2 से लगेगा 3 एकम 3, और यहाँ 2 का 1, 2 दूना 4। अब किसी से भी नहीं लगेगा, इन सभी का गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 24 घंटे। सिंपल, एक बार मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा बस आप इसका एलसीएम कीजिएगा और फाइनल आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि बहुत समय हो चुका है, तो अगर आप तक अभी तक आप लोग ने वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिए, आपका पूरा वास्तविक संख्या क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आपको प्रैक्टिस करना है, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर है भाज्य बराबर क्या होता है, डैश गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसका क्या हो जाएगा, भाजक, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा भाजक। ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 2 क्या है, ये तो बताने की बात नहीं है, ये एक ऊपर में संख्या है। चलिए, तो अगला है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं बताएंगे, बहुत बार आ चुका है। अगला है ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात क्या होगा। 5 के घात पूछ रहा है, इसको पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, कर लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 625, ठीक है। इसको करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम चेक करेंगे 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तभी जब तक यहाँ पर जो लास्ट वाला संख्या है ये सम संख्या हो या फिर 0 लास्ट में रहे, तभी ये 2 से लगेगा। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए इन सभी को संख्या को जोड़ देना है। तो 6 को 2 से जोड़ेंगे 8, 8 को 8 में 5 जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 तो 3 से कटता नहीं, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही, तो 5 से लगा देंगे। तो 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 25। अगर आपको काटने में दिक्कत होता है प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर एक वीडियो बना दूंगा तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। फिलहाल तो यहाँ पर फिर 5 से लगेगा, तो 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से लगेगा 5। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप फिर एक बार 5 से लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसको तो गिनती हम लोग ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के घात कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात आएगा 1 2 3 4, कितना आएगा 4। तो हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा 4। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या ढूंढना है, कोई बात नहीं है। तो अंडर रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8 होता है। हो गया हमारा परमेय संख्या यही है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो यहाँ पर 81 का 9 होता है और 91 कुछ भी नहीं होता है। हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आप चाहे तो अगला को भी चेक कर सकते हैं। अगला है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो मान लेते हैं 2 अपरमेय संख्या और गुना अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या। ये हमेशा ही क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2 हमेशा अपरमेय संख्या आएगा। ये भी पहले ही बता चुके हैं, तो आप ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, आप तुरंत हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है, यानी 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। तो कितना होता है, 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लेते 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं 20 है। चलिए 2 है, 2 है, यहाँ पर 20 है। तो इसके बीच कितना परमेय संख्या है, तो कितना होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 5 हुई, और इसी तरीके से इसके बट्टे में भी होगा, इसका आधा भी करेंगे, 2 3 के बीच में भी तो कुछ होता है, तो इस तरीके से वो भी होगा। तो अनंत परमेय संख्या है, जितना कर सकते हैं उतना ये अनंत, इसका डी आंसर फाइनली सही हो जाएगा। अब फिर वही आ गया, क्या है, वृत्ताकार पथ पर धावक चल रहा है, तो ये हो गया क्या, इसका एलसीएम जो होगा 1 3 और 5 का, 5 15, डायरेक्ट इसका एलसीएम 15 होगा। यही हमारा डी आंसर फिर भी सही हो जाएगा, डी।
तो इसका आप एलसीएम करके देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको आप करना है। देखिए अंडर रूट का जोड़ घटाव गुना आपको नहीं आता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो से पहले उसी वीडियो को बनाए हैं, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखिए इसको क्या करना है, तो ये कौन सी संख्या है ये हमको बताना है। तो पहले अगर आपको इसका सूत्र पता है तो आप उससे कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट गुना करके कर सकते हैं। तो पहले मैं सूत्र से बता देता हूँ और फिर इसका गुना करके। देखिए आप लोग ने 9th क्लास में भी सूत्र पढ़ा होगा, क्या ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी और इंटू ए माइनस का बी। इस सूत्र का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होगा त्रिकोणमिति में, तो आप लोग इसको अभी याद कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी सूत्र पर यहाँ पर देखिए मान लेते 3a है और ये अंडर रूट 3b है, क्योंकि दोनों में सेम है। जब सेम रहे तभी इसको ऐसा करना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो सेम हमको मिल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मान लेते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। आप 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। अगर सूत्र पता है तो बस इतना ही करना है, सूत्र नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो चलिए आप इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, इसको इससे भी गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है, दोनों को मथा छुआना है। इससे इसको मथा छुआएंगे, फिर इसको भी मथा छुआ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। सॉरी, चलिए साइड में कहीं कर लेते हैं, यहाँ पर लाइन एक खींच लेते हैं। चलिए आप 3 को जब 3 से गुना करेंगे, यहाँ से 3 को 3 से, तो 9 हो जाएगा। और फिर इसी 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 3 अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर इसको इससे मथा छुआएंगे और इसको इससे। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस में 3 अंडर रूट का 3 आएगा। और फिर इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा और फिर उसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर, इसको घेर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 9 है और ये प्लस का 3 अंडर रूट 3 है, और सॉरी माइनस का है और यहाँ पर प्लस का, ये तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस का 3 बच जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तो अब अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, कितनी, अनंत ही हो सकता है, कोई बात नहीं है। सारा पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ये 2015 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका परिमेय संख्याएं इतना दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत यही बताना है। दशमलव प्रसार डैश होगा, शांत होगा या अशांत, इसका मतलब वही है, शांत होगा या फिर अशांत या अशांत आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी आपको नियम ने बताया था कुछ देर पहले, क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, या इसके पावर n हो या इसके पावर m हो, यही होना चाहिए। 2 और 5, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 और 5, पावर में कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, शांत है। क्या है, शांत। तो इसमें क्या भराएगा, शांत, इसका मतलब ये सही है। अगर चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, फिर भी ये क्या होगा, शांति होगा। तो 1/5 के घात 3 आएगा, यही आएगा। नहीं भी काटेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अगला 22/7 क्या है, यहाँ पर ये 22/7 है, ये क्या है, तो 22/7 एक डैश संख्या है, ये क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 22/7 पाई का मान परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 दिया गया है और b बराबर 9 दिया गया है, तो r का मान पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पता है, सारा कुछ बना लेंगे। तो भाग एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। a बराबर BQ और प्लस का r है, ठीक है। तो अब a का मान दिया गया है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर पहले a का मान तो बड़ा ही होता है, जो कि हमको पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, तो यहाँ ऊपर से लिख लेते हैं। तो 72 और ये 9 क्या है, b का मान, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए 72 कितना बार में, 9 8 72, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर एक ही बार में ये कट जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल ही पूछा तो शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया, 0। इसका मतलब डी आंसर सही है। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल तो 0 आ ही गया है। चलिए तो अगला
महत्तम समापवर्तक ए कोमा बी और गुना लघुत्तम समापवर्तक ए कोमा बी बराबर होगा। इसके बराबर क्या होगा, जो कि आपको पता है ये दोनों गुना ही हो जाएगा। तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी, सॉरी ए कोमा बी है तो ये गुना हो जाएगा, ए गुना में बी आ जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर सी है। चलिए तो अगला, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। क्या है, अशांत दशमलव विस्तार है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अशांत। तो अशांत पूछ रहा है तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17। तो हमको हरों को करना है, जो हर है इसी को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 18 है, चलिए 18 का कर लेते हैं। 18 का करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 18 यानी 9, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से यहाँ पर 1। यही तो हमको अशांत मिल गया, जो कि 2 के अलावा 3 आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, यही अशांत हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को चेक करेंगे तो ये शांत ही आएगा। जैसे देख लेते हैं बी का चेक करके देखते हैं। तो 8 का चेक करना है ना, क्योंकि हर को हमको चेक करना है। यहाँ पर हर जो है इसको चेक करना है, इसको। तो 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। इसका मतलब 2 के घात 3, 2 ही आया है केवल। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। हमको क्या खोजना क्या है, अशांत का। फाइनल हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो अगला है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन है, इसमें तो आप बताने की जरूरत नहीं है। ये अपरमेय संख्या, ये नहीं होगा। ये भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते। √2 बट्टे का, सॉरी 2 अब बट्टे का क्या है, √7 है। और ये √3 बट्टे √7, ये भी नहीं होगा। √25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। फाइनल हमारा आंसर यही है, डी आंसर सही है। चलिए तो अगला, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन है, चलिए देख लेते हैं। तो ये तो अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। ये और ये कट जाएगा, फाइनल 2 बच जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका फाइनल सही हो जाएगा। अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होगा। शांत होगा या अशांत होगा, यही है शांत, अशांत या आवृत्ति या फिर कोई नहीं। आप देखिए यहाँ पर 11 तो 15 का करना है, तो हमको पता ही है 5 और गुना 3 आएगा, जो कि 3 आ गया। इसका मतलब ये अशांत होगा। फाइनल क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला, अब फिर वही आ गया। तो इसका आपको एलसीएम कर लेना है इन तीनों को। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो अगला फिर वही आ गया, शांत है या अशांत है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 आता है। इसका मतलब 5 घात 2। केवल 5 आए या केवल 2 आए तो भी चलेगा। तो ये क्या है हमारा, इसका क्या पूछ रहा है, दशमलव प्रसार होता है। अच्छा, इसको पॉइंट में आंसर देना है। चलिए पॉइंट में आंसर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 11 में भाग लगाएंगे 25 से। चलिए 25 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 25 है तो इसका मतलब 4 से लग जाएगा। ठीक है, तो अब 4 से लगेगा तो 100 आ जाएगा। अब घटाएंगे 0 से 0, यहाँ पर बच जाएगा 1, और इधर ये 0 आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब कोई नहीं, 10 बच गया। एक बार पॉइंट लगाए ही है तो यहाँ पर एक 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप 4 से लग जाएगा। भाग तो आपको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर 25 चौका 104 से लग गया। इसका मतलब ये पूरा 0 आ गया। तो हमारा भागफल क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.44। फाइनल हमारा आंसर इसका सी आ जाएगा। चलिए तो अगला, 17 और बट्टे का 24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। ये तो हमको पता ही है, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 आएगा, जो कि आप कर सकते हैं। तो 2 के घात 3 गुना 3 क्या है, अशांत है। 3 आ गया, अशांत, बिल्कुल अशांत होगा। चलिए तो अगला, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या यही है, यही क्या है, अपरमेय, सॉरी क्या बोल रहा है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो पहले तो ये परमेय संख्या है, 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, 81 का, सॉरी 81 का क्या होता है, तो 81 का 9 होता है। तो बी वाला का 9 हो जाएगा। यही हमारा अपरमेय संख्या। इसका रूट से बाहर नहीं, 2.5 रूट से बाहर आएगा, कभी नहीं आएगा। ये तो आ जाएगा। डी वाला जो है तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3। हमारा फाइनल आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला, सारा पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ 1/3 संख्या है। तो ये क्या है, 1/3, ये तो डायरेक्ट परमेय संख्या है, इसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या ये देखिए, 2012 के सप्लीमेंट्री और 2012 के एनुअल में भी पूछा गया है, 2011 के एनुअल में भी पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसमें क्या पूछा गया, परमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या और ये √2 और √2 कट जाएगा। तो फाइनल 2 बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा, हमेशा एक ही आएगा, जो कि पहले ही बता चुके हैं। मान लेते हैं 5
सॉरी 5, चलिए 5 और 7 को मान लेते हैं यहाँ पर, 5 और 7, तो इसका करेंगे तो 7 को बीच में रखते हैं और यहाँ पर 5 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 से सॉरी 5 से नहीं, यहाँ पर एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से तो यहाँ पर 2 बार में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर क्या अब ये वाला उतर जाएगा। अब ये अब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो सब्जेक्टिव के जैसे नहीं बताएंगे, अब ये उतरेगा, ये फाइनल जो होगा वो बता देंगे। अब ये 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बार में यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बार में 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक ही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा ही एक आएगा, ये ध्यान में रखिए। 2 या 2 से आवाजी संख्या, कोई भी आवाजी संख्या का मोशन निकालेंगे तो ये हमेशा ऊपर में आएगा। ऊपर में नहीं, इसका एक ही आएगा। अगला √3 और √12 एक संख्या है, तो आप बोलिएगा √3 क्या है, ऊपर में संख्या, ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, और √12 ये भी, इसका भी वर्गमूल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जिसका कुछ हो रहा है उसको करेंगे। √3 है तो √3 है, हम इसका भाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हैं √12 का, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसका आएगा 2 × 2 और गुना का 3, तो यानी 2 दूना 4, 12। तो अंडर रूट क्या आ गया, 2 के घात 2 और गुना 3। तो आप देखिए ये अंडर रूट में 3 है, इससे ये कट सकता है, तो यहाँ पर 1 और बट्टे का बच जाएगा 2 × 2, ये तो बच ही जाएगा। तो 2 पर 1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और बट्टे का 2 जो कि एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट में इसका जवाब पॉसिबल होगा तो वो कमेंट में दे देंगे, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका जवाब जरूर देंगे अगर आपका क्वेश्चन अच्छा सा होगा तो। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। अंडर रूट का 3 है, यहाँ पर इसका अगर हम क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पर क्या आया है, 2 × 2 × 3 आया है। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 और बट्टे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 पर 2 1 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 बच जाएगा। फिर अब तो ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 और बट्टे का 2 जो कि एक परमेय संख्या। चलिए, तो अब अगला, निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है, क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ये ऊपर में है, ये ऊपर में है, ये ऊपर में है। तो आप देखिए यहाँ पर भी वही आ गया है। ये 2011 में भी पूछा गया है और मुझे लगता है 2020 में भी शायद ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 75 और अंडर रूट 48, तो आपको जाहिर सी बात है ये पता होगा, इसका वर्गमूल तो होता नहीं है। ये क्या है, ये भी ऊपर में संख्या है, तो इसका क्या होगा, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले करेंगे। अंडर रूट 75 का क्या होगा, तो 2 × 2 75, सॉरी चलिए कर ही लेते हैं साइड में कहीं पर। यहाँ पर अंडर रूट 75 है, 75 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से 3 से भी लग सकता है, चलिए 3 से लगा लेते हैं। तो 3 से तो 25 × 75 होता है, फिर 5 से तो 5 यहाँ पर 1 आ गया। तो 3 × 5 15, 15 5 75, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 × 5 × 5, ठीक है। और बट्टे यहाँ पर 48 का कर लेते हैं। चलिए 48 का, 48, ये छोटा छोटा बात अभी हम बता रहे हैं, बाद में कभी फिर अभी से कितना इस पर वीडियो बनेगा तो उसका तो फिर बाद में अभी समझ लीजिएगा, तो फिर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए डिटेल में हम अभाज्य गुणनखंड भी कर देते हैं, नहीं तो ये आप पर छोड़ देते हैं, आप बनाते रहिए। पहले बार है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 दूना 4, 4 दूना, ठीक है। फिर 2 × 2 2 दूना 4, फिर आएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, और फिर 3 से यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 × 2 × 2, 4 को 2 है। चलिए अंडर रूट में 4 को 2, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और लास्ट में एक 3 भी बच जाता है, 3। अब देखिए जिसका 2 पर तो 1 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये नियम है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 3, और ये 5 2 में से 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 अंडर रूट 3। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 को 2 है, इस 2 पर 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर 4 है, तो इस पर 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 का क्या करेंगे, 4 को 2 है, तो इस पर 2 को 2 बाहर आएगा, तो 2 दूना 4, और यहाँ पर अंडर रूट का 3, ठीक है। तो अब यहाँ ये और ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर बच जाएगा 5 और बट्टे का 4। तो इसका क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो देखिए क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, और यहाँ पर सम संख्या बोल दिया है, तो सम संख्या जो लगातार आए।
मान लेते हैं 2, तो 2 के बाद अगला सम संख्या क्या है, 4 है। इसी तरीके से मान लेते हैं 6, तो 6 के बाद अगला सम संख्या क्या है, तो 8 है। इसी तरीके से मान लेते हैं 26 मान लेते हैं, इसके बाद क्या आएगा, तो 28 आएगा। तो ये जो क्रमिक है लगातार सम संख्या है, इसका HCF क्या होगा, यही हमको पता करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको पता। कोई भी लेंगे क्रमिक यानी लगातार वाला सम संख्या लेंगे तो उसका HCF क्या आएगा, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले 6 और 8 का कर लेते हैं। तो बड़ा वाला को बीच में रखते हैं, 6, 8 यही लेते हैं। तो यहाँ एक बार में आएगा 6 आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा घटने के बाद। अब यहाँ पर ये जो 6 बच गया है ये यहाँ पर उतर जाएगा, तो 3 दूना 6, ये 0 आ गया। जिससे कटेगा वही इसका HCF होगा। तो 2 से कटा, इसका मतलब ये हमेशा किसी भी क्रमागत सम संख्याओं का HCF निकालेंगे तो ये हमेशा 2 ही आएगा। तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। अगला है, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसो और लोसो किसके बराबर होगा। तो A, B का लोसो और मौसो किसके बराबर होगा, तो ये वही होगा, क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, देखिए लोसो। ये हमने पढ़ा है क्या, एक संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF और गुणा में LCM, यही होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसो और लोसो, मौसो गुना लोसो निम्न में किसके बराबर होगा। तो देखो ये है मौसो HCF, तो मौसो क्या है, A है, और लोसो क्या है, B है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो ये क्या होता है, ये A गुना B यानी गुना के बराबर होता है, A गुना B के बराबर होता है। ये हमारा फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा। चलिए, तो अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो संख्याओं के निम्न में, दो पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो देखिए, भाग एल्गोरिथम क्या है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो मौसो का ये क्या है, तकनीक है मौसो निकालने का। तो ये हमारा फाइनल आंसर B हो जाएगा। अगला है, यदि भिन्न A और बटा B में B, यानी कि देखिए A और बटा B में क्या है, B, यानी इसका मान क्या होगा, 2 के पावर n और गुना 5 की पावर m के रूप का होगा, तब डैश होगा, तब क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये हमने पहले ही बता दिया, 2 के पावर n और गुना 2 के पावर m। सिंपल आंसर तो हमको यहीं पर दिया गया है, इसी के रूप का होना चाहिए। यानी कि ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में क्या दिया है, जो दिया है उसी को रख लेंगे। A दिया है तो A तो सब ऊपर में रहेगा ही, और लेकिन 3 तो नहीं आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2 और 5, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यही हमारा B आंसर सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला है, इनमें कौन सी संख्या अपरमेय है। अपरमेय, इसको ढूंढना कौन मुश्किल काम है। ये परमेय है, इसका वर्गमूल 3 निकल जाता है, 20 का वर्गमूल नहीं होता है। यही हमारा क्या है, फाइनल सही आंसर यही है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा। तो हमारा B आंसर फाइनल सही हो जाएगा। तो अगला है 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, इसी तरीके से 1 1 1 2 डॉट डॉट, इसी तरीके से ये जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, यही हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, ये देखिए, जो भी संख्या अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2.4 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2.44444 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट होता जाता है, ये अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर तो 4 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बार लगा दिया गया है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, इसको रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आप लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और आगे भी आएगा तो इसको भी बताएंगे, जो कि अभी पिछले ही क्वेश्चन में तो बताए थे, कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या होता है, ये हमारा परमेय संख्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है कोई संख्या, तो वो परमेय होता है। यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, बोलेंगे अगर यहाँ पर 1 1 2 आ रहा है, लेकिन 1 1 2 नहीं आ रहा। पहले में क्या है, 1 2, फिर क्या है 1 1 2, फिर 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2। इसी तरीके से ये कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और अनंत तक जाएगा। इस तरीके के संख्या को हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। चलिए, तो अगला जो कभी भी रिपीट नहीं होगा और अनंत तक जाएगा वो अपरमेय संख्या होगा। तो अगला है, संख्याओं 25 और 50 के HCF का गुणनफल क्या होगा। क्या होगा HCF का गुणनफल, अभी बताए थे क्या, संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो मान लेते पहली संख्या N1 और गुना N2, नंबर 1 गुना नंबर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ पर मान लेते क्या N2, ठीक है। तो ये होता है HCF और गुना में LCM, यही होता है। देखिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पर हमको HCF और LCM का मान दिया गया है, तो इसका मान दिया गया है 25 और 50। चलिए, तो इसका HCF का मान 25 दिया गया है और गुना 50 दिया गया है LCM का मान। तो इन दोनों के बराबर ही क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो 25 को तो 25 पाँच गुना कर लेते हैं। चलिए 25 को 5 से ही कर लेते हैं पहले। 25 5 हासिल 2 बच जाएगा, 5 2 10 2 12 2 हासिल 1, इस पर जीरो लगा लो, 1250। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी। आप गुना करके देख सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुना LCM। ये बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या को, और एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM का। यहाँ पर HCF और LCM का मान दिया गया है, और कहीं पर एक संख्या और दूसरी संख्या का मान दिया रहेगा, और HCF और LCM वही हमको बताना पड़ेगा। तो हमारा यही आंसर फाइनल हो जाएगा। चलिए, तो अगला है निम्नलिखित में π/2 में क्या है। तो π/2 क्या है, पाए ऊपर में संख्या है, तो π/2 भी क्या होगा, ये ऊपर में संख्या होगा, डायरेक्ट ही ये ऊपर में संख्या होगा। चलिए, तो अगला है निम्न में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन पूछा गया है इतना बार, तो ये आना ही आना है। इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ये PDF में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पर 440 1440, अब यहाँ पर 2 से लगेगा, 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4, 0 का 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 360। चलिए, फिर अब ये 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2, 8 दूना 16। चलिए, फिर 2 से लग जाएगा, तो 9 दूना 18, फिर 2 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 45। अब 2 से नहीं लगेगा, 45 2 से नहीं लगेगा, इससे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 के घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना है, 1 2 3 4 5। 2 के अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा, यही सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि ये आगे आएगा 5 ये आएगा, तो 5 को तो हमको पूछा गया ही नहीं है। चलिए, तो अगला है 3√3 क्या है, ये तो ऊपर में संख्या है, बिल्कुल। चलिए, आप छोटा छोटा क्वेश्चन है। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम लोग ने वास्तविक संख्या क्या पढ़ा है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। लेकिन मूल रूप से 2 ही होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, तो मूल रूप से 2 होता है वास्तविक संख्या। चलिए, तो अगला है 1.62 एक है, ये क्या है, एक परमेय संख्या है, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये परमेय संख्या में आ जाएगा। चलिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला 2 प्लस √3, ये क्या ऊपर में संख्या है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब भी आप जानते ही हैं। इसका वर्गमूल 2 ही होगा, पर में संख्या, इसका भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर में संख्या हो जाएगा। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2√2, ये भी तो, और ये भी क्या है, ऊपर में संख्या, बिल्कुल। चलिए, तो अगला है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2 परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय होगा। 2 परमेय संख्या है, 4 परमेय संख्या, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसी तरीके से इसी को भी करेंगे तो ये परमेय ही आएगा, ठीक है। अगला है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, तो ये हमेशा अपरमेय संख्या आएगा। 2 परमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरमेय संख्या, इसका अंतर यानी घटाओ, इसका घटाएंगे तो हमेशा यही आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये हमेशा अपरमेय ही आएगा, ठीक है। किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, ये हमेशा अपरमेय होगा। मान लेते हैं यहाँ पर बार बार 2 नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, और प्लस का √7 ले लेते हैं, ये हमेशा आएगा, तो यही आएगा। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में इस PDF का लिंक भी दे देंगे, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आप इस PDF पर जा सकते हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।